हेलो ऑल द लर्नर्स, वेलकम टू जिम्स ऑर्बिट। तो हमारे पहले वाले फिजिकल केमिस्ट्री के वीडियो में हमने सॉल्यूशंस का फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट किया था। अब हम सॉल्यूशंस के कमिंग टॉपिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। सो वील टेक दिस वीडियो फॉरवर्ड। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि राउल्ट्स लॉ का एक ग्राफ होता है, करेक्ट। यहां पर प्योर सोल्यूट था, यहां प्योर सॉल्वेंट था। सो क्या हो रहा है, प्योर सॉल्वेंट का अगर वेपर प्रेशर ये था और हमें कुछ ऐसा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का ग्राफ मिल रहा था, सो हम प्योर सॉल्वेंट से जब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो हमें ये बात याद रखनी है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन द प्योर सॉल्वेंट। ये बात हमें याद कर रखनी है थ्रू आउट द चैप्टर। सॉल्वेंट यहां पर वॉलेटाइल है और सॉल्यूट जो है वो नॉन वॉलेटाइल है। ये कुछ चीजें हैं जो हमें सॉल्यूशन चैप्टर के लिए फिक्स करके याद रखनी है, ठीक है। तो हमने ये ग्राफ पढ़ा था राउल्ट्स लॉ का, जो आइडियली फॉलो होना चाहिए। अब हम बात करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। 11th स्टैंडर्ड में स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने गैसेस के बारे में पढ़ा था। सो गैसेस भी कैसे तरीके की थी, आइडियल गैसेस थी जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी फॉलो करती थी, और रियल गैसेस थी। रियल गैसेस के लिए हम वैन डर वाल इक्वेशन यूज करते थे। सिमिलरली सॉल्यूशंस भी दो टाइप के होते हैं, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जब हमने लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस की बात की या सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस की बात की, तो हमने मेजरली राउल्ट्स लॉ को फॉलो किया। हेनरीज लॉ वहां यूज हो रहा था व्हेन गैसेस वर बीइंग डिसॉल्व्ड इन लिक्विड सॉल्वेंट्स। सो नाउ हियर वी आर हियर where we were talking about ideal solutions and non-ideal solutions. So क्या होता है, जो solutions ओबे करते हैं राउल्स लॉ को over their entire range of concentration, वो होते हैं आइडियल सॉल्यूशंस। राउल्ट्स लॉ था क्या कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, करेक्ट। अगर ये वन जो हमने लिया है ये अगर सॉल्यूशन का है, अगर ये P है, तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ component 1 in the solution is equal to mole fraction into partial pressure of pure solvent, अगर component 1 हम solvent ले रहे हैं तो, which is mostly true. Okay, so वो solutions ideal solutions होते हैं। अब non ideal solutions क्या होते हैं, who or which do not obey Raoult's law over their entire range of concentration. अच्छा, यहां मैं अगर सीधे सीधे यही बोल देती कि आइडियल सॉल्यूशंस वो है जो राउल्ट्स लॉ को ओबे कर रहे हैं और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस वो है जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं कर रहे हैं, तो मैंने इतना बड़ा सेंटेंस क्यों लिखा, why have I written over their entire range of concentration? वो मैंने इसलिए लिखा क्योंकि एक पॉइंट पे तो सभी हो सकता है राउल्ट्स लॉ के ग्राफ से ओवरलैप कर रहे हूं, कहीं ना कहीं। कहीं नहीं है तो यहां तो ओवरलैप करेंगे ही करेंगे भाई। प्योर सोल्यूट और प्योर सॉल्वेंट तो इंडिपेंडेंट है।
वो तो हम कितना भी क्वांटिटी ले लें, मोल फ्रैक्शन उसका 1 ही रहेगा अगर हमने प्योर लिया है तो, और वो राउल्ट्स लॉ ओबे करेगा ही करेगा इन दोनों पॉइंट्स पे। और हो सकता है ग्राफ के यहाँ पे किसी पॉइंट पे भी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर हो वो राउल्ट्स लॉ के ग्राफ से ओवरलैप करे। इसीलिए मैंने कहा कि उनके एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पे उन्हें राउल्ट्स लॉ फॉलो करना पड़ेगा, तभी उन्हें आइडियल सॉल्यूशंस कहा जाएगा। अगर वो कहीं पर भी ड्रॉप कर रहे हैं, डिविएट कर रहे हैं, तो हम उन्हें राउल्ट्स लॉ आइडियल सॉल्यूशंस नहीं मानेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा ओवर देयर एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अब नॉन आइडियल है, ठीक है, ग्राफ ऐसा था। अब इसमें नॉन आइडियल में क्या हो सकता है, अगर हम जीरो को सपोज आइडियल ले रहे हैं नंबर लाइन पर, जीरो पोजीशन को हम आइडियल ले रहे हैं, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है नॉन आइडियल में, या तो वो इधर हो कहीं या फिर इधर हो कहीं। करेक्ट, इधर होगा नंबर लाइन पे तो हम उसे नेगेटिव कंसिडर करेंगे, इधर होगा नंबर लाइन पे तो हम इसे पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। सिमिलरली नॉन आइडियल सॉल्यूशंस भी दो टाइप के होते हैं, जो पॉजिटिवली डिविएट करते हैं राउल्ट्स लॉ से, और वो जो नेगेटिवली डिविएट करते हैं राउल्ट्स लॉ से। तो चलिए देखते हैं कि दोनों डिविएशंस में क्या क्या कंडीशंस होती हैं। सो अब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। नॉन, इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं जो पॉजिटिवली डिविएट करते हैं राउल्ट्स लॉ से, और एक टाइप होता है जो नेगेटिव डिविएशन शो करते हैं राउल्ट्स लॉ से। ठीक है, पॉजिटिव डिविएशन में क्या हुआ, पहले जो हमने ग्राफ लिया था वो कैसा था, ये प्योर सोल्यूट का वेपर प्रेशर हो गया, ये प्योर सॉल्वेंट का हो गया, और कुछ ऐसा वेपर प्रेशर हमें मिल रहा था। अब पॉजिटिव डिविएशन में क्या हो रहा है, ये जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो एक्चुअली कुछ ऐसा आ रहा है। सिमिलरली ये जो था ये स्ट्रेट लाइन था, और ये भी स्ट्रेट लाइन था, और ये भी कुछ चेंज होके ऐसे हो जा रहे हैं। दैट मीन्स ये पॉजिटिवली डिविएट कर रहा है। अब ये किन किन केसेस में होगा, सपोज हमने ये सॉल्यूट ए लिया और सॉल्वेंट बी लिया, तो सबसे पहली चीज इनकी जो चेंज इन वॉल्यूम होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी। क्या मतलब है मेरा, हमने क्या किया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर दिया, तो कुछ वॉल्यूम ऑफ ए लिया होगा, कुछ वॉल्यूम ऑफ बी लिया होगा, और टोटल वॉल्यूम क्या आया होगा, V आया होगा सपोज। तो अगर V जो है वो ग्रेटर देन VA प्लस VB है, इसका मतलब है ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है राउल्ट्स लॉ से। अब आप देखेंगे कि ये किस सिचुएशन में हो सकता है, किस सिचुएशन में हो सकता है, जब ए बी इंटरैक्शंस जो हैं वो ए इंटरैक्शंस या बी इंटरैक्शंस से वीक है। सो वी हैव वीकर रिजल्टिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये बात हमें याद रखनी है। अगर हम यहाँ पर ये इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होते तो वॉल्यूम नेचुरली कम हो गया होता, क्योंकि नए बॉन्ड्स बन जाते हैं उनमें, तो वॉल्यूम कम हो जाता, बट इधर वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब ये पॉजिटिव डिविएशन शो कर रहा है। तो ये तो बात हो गई वॉल्यूम की। अब अगर हम इनकी एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग की बात करें तो ये भी पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव होती है मतलब एंडोथर्मिक होता है। क्यों एंडोथर्मिक होता है, हमें एनर्जी देनी पड़ती है इनको मिक्स करने के लिए, क्योंकि ये वीकर इंटरैक्टिव फोर्सेस हैं इनके बीच में,
तो डेफिनेटली हमें कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी इनको मिक्स करने के लिए। तो अगेन डेल्टा एच मिक्सिंग भी पॉजिटिव होता है। और वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का है वो डेफिनेटली क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज हायर हियर, है ना। देख ये तो हमें ग्राफ से ही पता लग रहा है, वेपर प्रेशर हायर है तभी तो हम उसे पॉजिटिव डेविएशन बोल रहे हैं। सो ये बात हो गई डेल्टा वी और डेल्टा एच की। इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम क्या क्या हो सकते हैं, और हम एग्जाम्पल्स किससे रिलेट करेंगे, एग्जाम्पल्स हम रिलेट करेंगे इन इंटरैक्शंस को लेकर। तो किस किस में वीक हो सकते हैं, सपोज हम एथेनॉल और एसीटोन ले लें। अब एथेनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एसीटोन में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। तो इनके अब आपस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे और इनके आपस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे उन वो डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर होंगे अगर हम एथेनॉल और एसीटोन को मिक्स कर दें। तो ये एग्जाम्पल हो गया पॉजिटिव डिविएशन का। सिमिलरली अगर हम नेगेटिव डिविएशन की बात करें तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर, नेगेटिव डिविएशन। तो ग्राफ में ये हम कैसा डिपिक्ट कर सकते हैं, ये प्योर सोल्यूट था, ये प्योर सॉल्वेंट था, ये ग्राफ लाइन थी, ये पार्शियल वेपर प्रेशर्स की लाइन थी। तो नेगेटिव डिविएशन में क्या होगा, वेपर प्रेशर कम हो गया। ये ब्लू डॉटेड लाइन जो है ये नेगेटिव डिविएशन डिपिक्ट कर रही है, करेक्ट। सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर। अब हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा वी मिक्सिंग यहाँ कैसा होगा, मतलब जो टोटल वॉल्यूम होगा वो इंडिपेंडेंटली वॉल्यूम से कैसा होगा, कम होगा। और ऐसा कब हो सकता है, जब ए और बी के फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगे, उनमें बॉन्डिंग हो जाएगी, तो डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव होगा, स्ट्रॉन्गर देन ए एंड बी। अब यहां पर एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग कैसी होगी, ये भी नेगेटिव होगी, मतलब हीट इवॉल्व होगी जब हम इन्हें मिक्स करेंगे, ये बहुत इजीली मिक्स हो जाएंगे। इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो क्या एग्जाम्पल हो सकता है, सपोज हम एनिलीन एंड फिनॉल लेते हैं। देखो फिनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, एनिलीन में भी थी, और एनिलीन और एथेनॉल को मिक्स कर दिया तो इनमें भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो क्या होगा, इनका जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो एक्चुअली कम हो जाएगा। सो दिस वाज अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। सो हमने अभी पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशंस पढ़ा। इसके बेसिस पे आप राउल्स लॉ की कंडीशंस भी असर्टेन कर सकते हैं कि डेल्टा वी मिक्सिंग जो है वो 0 रहा होगा फॉर आइडियल सॉल्यूशंस, जब कोई चेंज नहीं आएगा तभी वो राउल्स लॉ फॉलो करेगा। सिमिलरली एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग भी 0 रहा होगा, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग अगेन फॉर आइडियल सॉल्यूशन। और ए और बी फोर्स, ए और बी फोर्सेस जो हैं वो सिमिलर टू ए फोर्सेस एंड बी फोर्सेस, करेक्ट। मैंने आपको डेसोल्यूशन पढ़ाते टाइम बताया था लाइक डिसॉल्व्स लाइक, और उसका रीजन क्या था, क्योंकि दोनों का नेचर ऑलमोस्ट सेम हो सकता है। तो यहां से आप बहुत इजीली एग्जाम्पल्स को डिराइव कर सकते हैं। क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन, सिमिलर प्रॉपर्टीज है, बस हेलो एटम डिफरेंट है। और बेंजीन, टोल्यूइन, क्या फर्क है, बस एक मिथाइल ग्रुप का फर्क है। सो जो सिमिलर स्ट्रक्चर्स होंगे वो आइडियल सॉल्यूशंस होंगे। सो ये बात हो गई आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की।
अब नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का ही एक एक्सट्रीम केस होता है विच इज एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स। अब एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं? एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स वो होते हैं जब इनका वेपर प्रेशर लिक्विड एंड वेपर फेज में सेम रहे। तो ऐसा कब होगा? अगर ये इनका बॉइलिंग पॉइंट एक ही रहता है ये बाइनरी मिक्सचर्स। बाइनरी मिक्सचर्स मतलब एक सोल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। अब एक सोल्यूट है एक सॉल्वेंट है तो सोल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट अलग होना चाहिए, सॉल्वेंट का अलग होना चाहिए। बट ये जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स होते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है। अब अगर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होगा तो नॉट पॉसिबल टू सेपरेट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम क्या करते थे? एक सॉल्यूशन लिया, उसको बॉईल करना स्टार्ट किया, जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आ गया वो वेपराइज होकर कंडेंसर में कंडेंस होके दूसरे कॉनिकल में या वॉट एवर वेसल यू आर टेकिंग, इट इज गेटिंग एक्यूमुलेटेड देयर। और जब जो बॉइलिंग पॉइंट पर वो बॉईल कर रहा है उससे डिफरेंट होगा दूसरे कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट, तो वो पहले वाले सॉल्यूशन में रह जाएगा। सो दिस बी सोल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी, or solute and solvent or the components of the mixture can be separated. बट एजियोट्रोपिक में क्या होता है, वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही पूरा सॉल्यूशन बॉईल होता है, उसमें सेपरेट नहीं हो पाते हैं। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स। अब एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स भी टू टाइप्स के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ये आपको याद रखना है, एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स लार्ज पॉजिटिव डिविएशन शो करते हैं राउल्ट्स लॉ से, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स लार्ज नेगेटिव डिविएशन शो करते हैं राउल्ट्स लॉ से। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एथेनॉल एंड वाटर, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल। और इसका एग्जाम्पल है नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। यू नीड टू मेमोराइज ऑल दिस। सो ये बात थी आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। नेक्स्ट हम आते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। हम सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, करेक्ट? सॉल्यूशंस में क्या क्या था? सोल्यूट था और सॉल्वेंट था। सोल्यूट यहां पर हमने नॉन वॉलेटाइल कंसिडर कर रहा है। Throughout the chapter, you need to memorize this. You have to keep it in mind that the solute is non-volatile and the solvent is volatile. अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? कभी नाम नहीं सुना है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशंस की वो प्रॉपर्टीज होती हैं which depend only on the number of particles relative to the total number of particles present in solution irrespective of nature of
सॉल्यूट और सॉल्वेंट। हमें हमेशा याद रखना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम वहीं पर डिटरमिन करेंगे जहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स से एसोसिएशन होगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इससे क्या याद आ रहा है? मोल फ्रैक्शन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स रिलेटिव टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो हम इन प्रॉपर्टीज को डिटरमिन करेंगे जो मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड है, अल्टीमेटली वी विल रिलेट इट टू मोलर मास and calculate the molar mass whenever it's needed, right? So colligative properties 4 types की होती हैं solutions में। First क्या होता है? Relative lowering of vapor pressure. Second, depression of freezing point. Third, elevation of boiling point. And the last one is osmotic pressure. So इन 4 प्रॉपर्टीज के बारे में हम कमिंग वीडियोज में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।